So, an expense business strategy that documents expected future sales, production, labels purchase, future expenses incurred, and capital investment is called master budget. So, correct answer is our master budget. Second is correct answer. एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट ये पार्ट होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होता है, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का होता है, ना वर्को कॉस्ट का होता है, ना प्राइम कॉस्ट का होता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ consider question number 27. A/N shall have power which should include the following। मतलब किसके पास ये नीचे वाली पावर है वो किसके पास होती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट एनी activity within its term of reference, to seek information from any employee, to obtain outside legal and other professional advice, to secure the attendance of the outsider with the relevant expertise if it or he consider necessary। तो दोस्तों ये सब पावर होती हैं ऑडिट कमेटी के पास होती हैं। अगर केस कोई भी अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो ऑडिटर कमेटी से ये वाली इशू राइज करता है। वो ऑडिटर कमेटी वो इस तरह की इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है किसी भी से भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड, ऑडिट कमेटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी। किसको ऑडिट कमेटी अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट, ऑडिट कमेटी को कौन कंस्टिट्यूट कर सकता है। तो दोस्तों ऑडिट कमेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंस्टिट्यूट करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी विच ऑफ द किसमें इसमें से सबसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कौन सी है। तो दोस्तों CAG है। CAG इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज CAG। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द GST एक्ट 2017 एक्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट be allowed to furnish the details of outward supplies from तो अकॉर्डिंग सेक्शन 37 ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम द तो इसके 11th डे ऑफ द 15th डे, 11th डे टू द 15th डे में अलाउ होता है ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द GST एक्ट 2017 Act, the registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply from 11th day to the 15th day of the month succeeding of the tax period। यानी मतलब अगर किसी को रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो फर्निश कर रहा है डिटेल अपनी आउटडोर सप्लाई को, मतलब जो भी उसने सेल करी है, तो उसे 11 से लेकर 15 तक का जो पीरियड है उस जिसमें उसको अलाउ नहीं किया जाएगा उसमें एडिटिंग करने का, मतलब उसमें कुछ करने का। नॉट अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स, मतलब उसे फर्निश करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट 11th डे टू द 15th डे। करेक्ट आंसर पहला है हमारा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 31। एक्सेल लिमिटेड परचेज अ शेयर ऑफ 5 लाख रुपीज ऑफ JK लिमिटेड एंड रिसीव्ड 50,000 एज अ डिविडेंड आफ्टरवर्ड, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिजल्ट इन। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन होगा उसमें क्या होगा, तो मतलब इसमें हमारा क्या ट्रांजेक्शन होगा, मतलब हमारे 5 लाख रुपये हमने शेयर परचेस करे तो 5 लाख रुपये हमारे पास से कैश जाएगा, 50,000 रुपये डिविडेंड मिला है हमें, तो 50,000 रुपये हमारे पास कैश आएगा। तो हमारी जो कैश जो है वो हो गया हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इफेक्ट आएगा, 4,50,000 रुपये का, मतलब हमारे 5 लाख रुपये तो गए यहाँ पर। और यूज़ इन कैश इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हमारा कितना आ जाएगा, 4,50,000, क्योंकि 5 लाख रुपये हमारे गए और 50,000 रुपये हमारे रिसीट में है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, यूज़ ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ ₹4,50,000। So question number 32। In case of lease financing, the owner of the assets is called, मतलब जो ऑनर होता है असेट्स का लीज फाइनेंसिंग में तो कौन होता है, उसे लीजर कहते हैं हम। कौन कहते हैं हम, लीजर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा जो ऑनर होता है, ऑनर मतलब ऑनर के लास्ट में इस दो इसका सबसे बड़ी वो है फंक्शन है। ऑनर में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, आर, तो आर मतलब लीजर, जो मतलब जो लास्ट में एल आर रहेगा वो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इन द केस ऑफ लीज फाइनेंसिंग द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड इज लीजर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा लीजर। थर्ड आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पर। प्राइम कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, तो प्राइम कॉस्ट होती है वो डज किसको इंक्लूड नहीं करती है। तो प्राइम कॉस्ट में कौन सा डायरेक्ट लेबर इंक्लूड करी जाती है, डायरेक्ट मटेरियल यूज किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट लेबर नहीं यूज होता है। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा हमारा इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है।
आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है और डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वही हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट, तो ये फ्लेक्सिबल बजट टेक इनटू अकाउंट, तो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो क्या लेता है हमारा, फिक्स्ड को भी लेता है, वेरिएबल को भी लेता है, सेमी वेरिएबल को भी लेता है। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड, फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेम वेरिएबल कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट बाय द फ्लेक्सिबल बजट। तो करेक्ट आंसर इज हमारा थर्ड। सो ए फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। Okay, now visit on our next question. Question number 35. The board of every company shall ensure that the company spend in a financial year at least dash करके of the average net profit of the company made during the financial year in pursuing its corporate social responsibility। CSR पे जो खर्च किया जाता है वो अमाउंट वो हमारा 2% होना चाहिए एट लीस्ट। तो द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी shall ensure that the company spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 preceding financial year in pursuance of इट्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप मेरे मैंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने CSR के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि CSR किस कंपनी में एप्लीकेबल होता है, उसकी लिमिट याद करने का क्या तरीका है, कितना परसेंटेज करना है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी कैसे एस्टेब्लिश करी जाती है, उसमें कौन कौन मेम्बर हो सकते हैं। मैं इसमें पिछली वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप जाके वीडियो सेक्शन में आके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पर 2%, मतलब हमारा फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स लिमिटेड परचेस ऑफ 500 शर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ 50 पर शर्ट, मतलब 1 जनवरी को एक्स लिमिटेड ने 500 पर शर्ट परचेस करी है 50 रुपये के हिसाब से। 400 शर्ट सोल्ड कर दी 31 जनवरी को 2019 को। फिर उसने 1000 सिमिलर शर्ट परचेस करी हैं 60 रोज के हिसाब से, और अनदर शर्ट परचेस करी हैं 55 के हिसाब से। ओके, 1500 शर्ट उसने सोल्ड कर दी फरवरी में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ 20% अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड, मतलब लास्ट एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले गया है, इस तरह के मेथड का वैल्यू उसने यूज़ किया है। तो दोस्तों इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे इसमें होता है कि जो लास्ट का जो मटेरियल आया है वो हम ये माना कि सबसे पहले वो इशू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 शर्ट फरवरी में बेची गई हैं। फरवरी में मटेरियल कितना आया है, पहले आया है हमारे पास 1000 शर्ट का, फिर आया 800 रुपये का, 800 शर्ट का। तो पहले हम 800 बेच देते हैं, फिर बचेगी कितनी हमारी 1500 में, फिर 700 जो बचेगी तो 1000 में 700 कर देंगे तो हमारे पास बचेगी कितनी 300 रुपये। तो 300, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारी बची 300 बची, इसमें से 1000 में से इसका रेट कितना हमारे पास 60, ठीक है। तो ये आएगा 18,000। ओके, अब हमारे फर्स्ट वाली में से कितने देखिए 50, पहले 500 शर्ट कर परचेस करी गई 420 दी, मतलब यहाँ पर हमारी 100 बची, रेट कितना यहाँ पर 50 का, ठीक है। तो ये आएगा 5 की, तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 18/5 के। तो करेक्ट सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 23,000। On a visit on the next question, question number 37. Which of the following is incorrect with respect of SBP? SBP क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इट मस्ट बी टैक्स न्यूट्रल, इट मस्ट बी कैपेबल एक्वायरिंग, होल्डिंग एंड डिस्पोजल ऑफ असेट्स, the investee must have dividend interest in the underlying assets in it, और it must be bankruptcy proof। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा है थर्ड, द इन्वेस्टर मस्ट हैव डिविडेंड इंटरेस्ट इन द अंडरलिंग असेट इन इट। तो यहाँ पर कोई इस तरह का कुछ होता नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड, द इन्वेस्टर मस्ट हैव डिविडेंड इंटरेस्ट इन द अंडरलिंग असेट इन इट। Question number 38. Which of the following statement is incorrect with respect of the following
ऑफ द फिक्चर एंड फिक्चर, मतलब फर्नीचर फिक्चर के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर फिक्चर। तो फर्नीचर और फिक्चर का हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें कौन से आप भी देख सकते हैं कौन सा पॉइंट आप करोगे। प्रॉपर डेविएशन चार्ज करनी चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक होना चाहिए। फर्नीचर फिक्चर रजिस्टर भी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ये भी ठीक है। द बैलेंस फ्रॉम द फर्नीचर फिक्चर रजिस्टर शुड बी करेक्टली शो इन द बैलेंस शीट, ठीक है, बिल्कुल उसको बैलेंस शीट में शो करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंस ऑन रिपेयर ऑफ फर्नीचर शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नो 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 नो। जो हमारे फर्नीचर फिक्चर एंड फिटिंग्स पर जो भी खर्चे होते हैं वो हम उसको उसी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो हम कहाँ पर चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये वाला हमारा फोर्थ वाला आंसर हमारा इनकरेक्ट है, ये हम उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। एक्सपेंस ऑन रिपेयर ऑन फर्नीचर फिटिंग्स आर नॉट टू बी एडेड ऑन दिस आइटम। क्वेश्चन नंबर 39, while preparing a cash flow statement, proposed dividend considered as, तो proposed dividend होता है उसे हम कैसे क्या कंसिडर करते हैं, कंटीजेंट लेबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड से क्या आता है, हमारा तो कैश ना तो आ रहा है ना कहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है ना जा रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा कंटीजेंट लेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकेंड, कंटीजेंट लेबिलिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। Which of the following is incorrect as per section 16 subsection 2 of GST Act regarding the entitlement to tax credit of input tax। तो किसमें से कौन सा इनकरेक्ट है एज पर सेक्शन 16 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ GST एक्ट रिगार्डिंग एंटाइटलमेंट टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ही इज़ फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मुझे थोड़ी इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप ये वाला क्वेश्चन अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को भी, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन थोड़ा वो लग रहा है। देखते हैं, चलो फिर भी एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंटाइटलमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, क्योंकि GST के रिगार्डिंग उतनी वो नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज द एग्जामिनेशन ऑफ बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज़ अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। is the examination by the auditor of the all documentary evidence which is available to support the authenticity of the transaction entered in the client's record। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बाउचिंग। बाउचिंग को हम क्या कहते हैं, बाउचिंग ये एक एग्जामिनेशन होता है बाय द ऑडिटर ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट एविडेंस विच इज़ अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द क्लाइंट्स बुक, उसे बाउचिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बाउचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू BEP ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है हमारा, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द कॉस्ट बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज एक्यूरेट। तो प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए फिक्स्ड एंड वेरिएबल का, मेक्स इट एक्यूरेट वो नहीं करता है, ये इनकरेक्ट है। तो प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द कॉस्ट between fixed and variable not makes it accurate। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, तो PI इसमें होता है, हम क्या करते हैं इसमें होता है कि हम सारे खर्चे देने के बाद टैक्स देने के बाद डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट देने के बाद सब कुछ देने के बाद जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ शेयर का डिवाइड कर देते हैं। तो EPS का सबसे PAT माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इंटरेस्ट, तो पहले ही माइनस हो जाता है, तो PAT माइनस इंटरेस्ट तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड आंसर देखते हैं, PBT माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो सब में है, तो मतलब वो वाला तो ठीक है, हमें सबसे पहले ऊपर वाला ही चेक करना है। तो PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो टैक्स भी तो देना है, इसके बाद भी। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये भी नहीं हो सकता। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखो PAT मतलब क्या है कि यहाँ पर टैक्स भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, जो कुछ भी खर्चे थे सब कुछ घटाने के बाद जो प्रीफरेंस डिविडेंड था वो भी दे दिया, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर दिया। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यही कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रिफंड अंडर द जीएसटी एक्ट शुड बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। तो एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रिफंड की आप कब कर सकते हो? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद आप जीएसटी में टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश बैंक डिटेल्स। Taxpayers are required to furnish bank account information on GST portal within how many days of grant of registration of GST Act। अच्छा, अगर कोई टैक्स पेयर है, उसने अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसने बैंक डिटेल नहीं प्रोवाइड कराता है, तो उसके टाइम दिया जाता है 45 डेज़ का। 45 डेज़ में उसको अपनी बैंक इंफॉर्मेशन उसे अपडेट करना कंपलसरी हो जाता है पोर्टल पर। तो सो करेक्ट आंसर रहेगा 45। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑन द जीएसटी पोर्टल within 45 days of the grant of the registration of GST 2007। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 46, while preparing a cash flow statement बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसीडर्ड एज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं? हम यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग को कंसीडर करते हैं। तो while preparing a cash flow statement बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 47, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के द्वारा ही हम ये पता कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस अंडर द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज असर्टेन्ड बाय द कॉस्ट शीट। Which of the following is not an advantage of FIFO method and of inventory valuation। तो FIFO मेथड का एडवांटेज नहीं है। तो FIFO इन्वेंट्री मेथड का चलो देखते हैं। सारे ऑप्शन को एनालिसिस करना पड़ता है इस केस वाले केस में। तो इट इज एडवाइजेबल इन केस ऑफ द फाइलिंग प्रोसेस, सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट। It is advisable in rising prices और क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइसेस। तो दोस्तों, हमारा पहले आया मटेरियल पहले बेचेंगे तो हमें कहाँ होगा? पहला आया वो मटेरियल अगर पहले बेचेंगे तो हमें फ़ायदा कम मिलेगा जब हम वो अगर उसके प्राइस गिर रहे हों, जब हम उसके प्राइस क्या हो रहे हों, सॉरी राइज़ कर रहे हो। जब उसके प्राइस राइज़ कर रहे होंगे तो आप पहले बेचोगे, तब आपको वो आपके लिए एडवांटेज नहीं रहेगा, वो आपके लिए एडवांटेज नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इट इज़ एडवाइजेबल इन द राइजिंग प्राइस। करेक्ट। ये कहाँ एडवाइजेबल है? जहाँ पर प्राइस गिर रहे हों। जैसे आपने ये मान लो आपने कोई मोबाइल लिया, किसी मोबाइल ले ली उसने 15,000 रुपये के, ठीक है। और पता है इसके मोबाइल पे गिरने वाले हैं, इसके प्राइस बाद में गिरने वाले हैं, 14,000 होने वाले हैं। तो मतलब जो 15,000 को मान लो अगले महीने वो 14,000 का लेने वाला, तो पहले इसके पास 15,000 रुपये के जो मोबाइल हैं उनको पहले निकालना पड़ेगा। तो मतलब प्राइस गिर रहे हैं तभी ये हमारा बेनिफिशियल है। तो राइजिंग वाली सिचुएशन में तो लीफो बेस्ट मेथड रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन करते, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इट इज़ एडवाइजेबल इन राइजिंग प्राइजेज इज नॉट अ advantage of FIFO method of inventory valuation। तो correct answer is 3rd। Question number 49, Schedule 3rd of the Companies Act 2013। Schedule 3rd of the Companies Act 2013 become applicable to all the companies for the preparation of financial statement of the financial year beginning from। तो Schedule 3rd of Companies Act 2013 become applicable to all the companies फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो शेड्यूल 3rd ये होगा, वो एप्लीकेबल कब हुआ? ऑल कंपनीज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो हुआ है 1 अप्रैल 2014। तो 1 अप्रैल 2014 से सारी कंपनियों को कर दिया है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाएं, 1 अप्रैल 2014 से। तो शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बिकम एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2014। तो करेक्ट आंसर इज 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ हेड ऑफ इनकम अंडर द सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1916 बन। तो कौन में से कौन सा मेथड है जो वो नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर द सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम होती है विच इज़ नॉट अ हेड ऑफ इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम आती है वो हमारे कहाँ पर आ जाती है, अदर सोर्स में। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम। तो हमारे पास प्रॉफिट पीजीबीपी का हेड है, सैलरी का हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, एग्रीकल्चर का कोई हेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम। विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो मतलब कौन किसको एग्जेम्प्ट कर दिया है एडवांस टैक्स का, तो उसके लिए हमारा आंसर है सीनियर सिटीजन को। तो सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 साल से ऊपर है उसे एडवांस टैक्स नहीं पे करना नहीं सॉरी हाँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स के लिए किसके लिए मना है, जिनकी ये 60 साल से ऊपर है उनको एडवांस टैक्स पेमेंट की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट। एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ द कंपनी आर यूजफुल लाइफ ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों जो शेड्यूल सेकंड जो है उसमें बताया गया है कि यूजफुल लाइफ होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की 40 ईयर 40 साल होती है ये, और न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट की। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 40 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। तो मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं है। तो दोस्तों मास्टर बजट में सेल्स बजट होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट, कैपिटल एक्सपेंस बजट और प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट शेड्यूल भी होता है। दोस्तों सेल्स बजट होता है वो पार्ट नहीं होता है मास्टर बजट का। तो सेल्स बजट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट सेल्स बजट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are redeemable convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in the value is called कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अकाउंट ऑफ कैश विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क आर कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। तो मास्टर सेल्स बजट में मास्टर बजट नहीं होता। एंड शॉर्ट टर्म इस आई थिंक ये तो कंप्लीट हो गए हैं, यही रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो हमारे इजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो आ जाते हैं जो वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट इज अ मीडियम टर्म फाइनेंस। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट और हैवी एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजमेंट पे जो हैवी एक्सपेंडिचर होता है वो मीडियम टर्म का फाइनेंस होता है हमारा। तो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज मीडियम टर्म फाइनेंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द गुड्स एंड सर्विस आर रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है दैट शुड बी कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर गुड्स एंड सर्विस आर रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर गुड्स एंड सर्विस आर रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट अ फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर गुड्स एंड सर्विस आर रिलेटेड। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 57।
सो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर डिटरमाइनिंग वेदर गुड्स एंड सर्विस आर रिलेटेड। तो गुड्स और सर्विस आर रिलेटेड है या नहीं, ये कौन बताता है? नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बताता है कि गुड्स और सर्विस रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, नेचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस बताते हैं कि वो रिलेटेड है या नहीं है। टाइप्स और क्लास ऑफ कस्टमर ऑफ दिस गुड्स और सर्विस। टाइप्स और क्लास जो होती हैं कस्टमर के वो बताते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस आई थिंक ये नहीं है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस is not a factor that should be considered in determining whether goods and service are related। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर सेक्शन 67 ऑफ द GST एक्ट 2017 एक्ट 67 में बताया गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू इम्पैक्ट एंड सीज। मतलब कौन जो किसको ऑथराइज किया गया है इंस्पेक्ट करने के लिए और सीज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर से बिलो रैंक का ऑफिसर नहीं कर सकता इंस्पेक्ट और सीज नहीं कर सकता। तो अंडर सेक्शन 67 ऑफ द GST एक्ट 2017 एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग। तो अंडर सेक्शन 67 ऑफ GST एक्ट 2017 एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। An officer not below the rank of the joint commissioner is authorized to inspect and seize. Question number 58, higher dividend per share is associated with। तो हाइजली डिविडेंड पर शेयर एसोसिएट मतलब हाइजी डिविडेंड पर शेयर है तो वो किस रिलेटेड कर रहा है कि हाई अर्निंग है। ठीक है, हाई कैश फ्लो है। ठीक है, स्टेबल अर्निंग है। ठीक है, लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को और शो करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। तो हाइजर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद हाई अर्निंग है। ओके, हाई कैश फ्लो है। ठीक है, स्टेबल अर्निंग है, स्टेबल भी अर्निंग है। ठीक है, लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है वहाँ पर लोअर है तो वहाँ पर डिविडेंड पर शेयर हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, द मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 4। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन CSR कमेटी ऑफ अ कंपनी शुड बी 4। ए लिमिटेड हैज़ एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹3000। एक लिमिटेड कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक है 3000 रुपये का। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कंपनी एक्सपेक्ट अ सेल ऑफ ₹15 इन द मंथ एंड अ क्लोजिंग स्टॉक इन 1001 एंड अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1500। तो वाट शुड बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की प्रोडक्शन हुई है 13,500 रुपये। वो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमारी सेल कितनी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक है, किसी जो क्लोजिंग स्टॉक में से घटा के हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। तो 15,000 प्लस 1500 ये हो गए 16,500 में से 3,000 घटा दी ओपनिंग स्टॉक तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 13,500 रुपये। तो करेक्ट आंसर रहेगा 500। जॉइंट कॉस्ट इज सूटेबल फॉर। जॉइंट कॉस्ट किसके लिए सूटेबल होता है? वो होता है ऑयल इंडस्ट्री के लिए। जॉइंट कॉस्ट इज सूटेबल फॉर ऑयल इंडस्ट्री, न इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए, फर्टिलाइजर कंपनी के लिए, ऑर्नामेंट कंपनी के लिए जॉइंट कॉस्ट नहीं होता है। और तो जॉइंट कॉस्ट सूटेबल होता है वो होता है जो ऑयल इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, अ स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजट द फॉलोइंग डाटा फॉर द कमिंग ईयर। मतलब एक स्पोर्ट्स मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने बजट दिया है, नीचे दिया हुआ है फॉलोइंग डाटा उसका आने वाले साल का इस प्रकार है। सेल्स 1 लाख यूनिट है, 1 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 रुपये की। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 50,000 रुपये की। और 20% इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम विल इंक्रीज द PV रेशियो बाई।
अच्छा 20% अगर इंक्रीज होता है हमारा पीवी रेशियो तो ई और 20% इंक्रीज इन सेल्स वैल्यूम विल इंक्रीज द पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो में कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जितना हमारा सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज होता है उतना हमारा पीवी रेशियो में इंक्रीज होता है। ठीक है तो यहाँ पर हमारा यही है। तो यहाँ पर मान लो हमारी सेल्स, मान लो हमारा करंट का पीवी रेशियो निकालते हैं तो पीवी रेशियो हमारा आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है? पीवी रेशियो आ रहा है हमारा 60%। ठीक है 60% कैसे आ रहा है? तो सेल्स में से हमने वेरियल कॉस्ट करी 60%। तो और 20% इंक्रीज इन द सेल्स वैल्यू विल इंक्रीज द पीवी रेशियो बाई 60%। तो मतलब यहाँ पर आपका 20% अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो 60% इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लाख रुपये हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी। 1,20,000 यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी? ये जाएगी 60,000। 60,000 का करना तो 60% हो जाएगा पीवी रेशियो। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग की लिमिटेशन है तो ऑडिटिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लोन्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऑडिटिंग हेल्प्स इन डिटेक्टिंग प्रिवेंटिंग एरर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑडिटिंग इज द पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। ऑडिट अकाउंट्स आर रेडिली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्टमार्टम है ना और पास्ट एक्टिविटी का, तो वो ये गलत है। तो का ये यही हमारा गलत है। तो हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग? लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या है? कि ऑडिटिंग इज ए पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 3rd। द CSR एक्टिविटी that can be undertaken by a company are provided in which schedule of the company? so वो कौन से शेड्यूल में डिफाइन किया गया? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में तो करेक्ट आंसर रहेगा 7। इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹30,000 एंड पीवी रेशियो इज 20% देन द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 30,000 रुपये, पीवी रेशियो 20%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना रहेगा? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 5 का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। तो 1.5 लाख हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज 15 लाख, while the tax liability as per account provision of MAT is 15.75 लाख। तो द कंपनी इज एलिजिबल टू मेल क्रेडिट ऑफ ₹75,000। कैसे आएगा वो हम बताते हैं। क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पर देखा कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर नॉर्मल प्रोविजन कितनी आ रहा है? 15 लाख रुपये। तो मेट में कितना आ रहा है? 15,75,000 रुपये। तो कंपनी को मेट क्रेडिट कितना मिलेगा? 75,000 रुपये का मिलेगा। क्योंकि मेट क्रेडिट मेट प्रोविजन के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बन रहा है ना उसमें से नॉर्मल कटा देंगे तो उसको मेट क्रेडिट मिल जाएगा 75,000 रुपये। तो एक्स लिमिटेड परचेज न्यू प्लांट ऑफ ₹20 लाख। तो एक्स लिमिटेड ने परचेज किया न्यू प्लांट, ये कौन सी है हमारी? एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एज पर न्यू सब रूल 13 ऑफ GST एक्ट, a registered person can transfer any amount of tax, interest, penalty, fees to any other head in the electronic ledger. In this regard, the GST form has been introduced. तो GST फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है GST PMT 09। तो ये किया गया है, ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफ़र एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड fees to any other head in electronic ledger. In this regard the GST form has been introduced. उसके लिए GST PMT 9 इंट्रोड्यूस किया गया है। जॉब कॉस्टिंग इज़ नॉट फॉलो इन विच ऑफ द फॉलो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब कॉस्टिंग को हम जहाँ पर जॉब कॉस्टिंग कहाँ नहीं होती? जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो सिंगल प्रोडक्ट यूज़ होता है वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग इज़ not follow in which of the in large enterprises manufacturing a single product। जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट होता है वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग यूज़ नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 3rd।
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी ऑन एक्रूड बेसिस। तो एक्रूड बेसिस के लिए कौन सा बोर्ड ने तैयार किया था, तो उसका है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्रूड बेसिस पर तैयार नहीं किया जाता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द कॉल मनी वेराइज 1 days to 15 days। तो मेच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी पीरियड का कितना होता है, 1 से 15 दिन का होता है कॉल मनी का मेच्योरिटी पीरियड। 1 से 15 दिन में कॉल मनी क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। ऑन 1 April 2019 राज लिमिटेड परचेज 40 पेंट ऑन 1000 एंड सिमिलर 40 पेंट में परचेज और 15,000 रुपये। कंपनी सोल्ड नहीं है, तो वैल्यू मेथड कितना रहेगा, तो वैल्यू मेथड कितना रहेगा, तो उसमें लिख लेंगे पहले 30 45,000। वो कैसे आएगा, ऑन 1 April 2019। तो इसका आंसर हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास 40 पेंट थी, 40 पेंट हमने परचेज़ कर लिया, 80 पेंट होगी, तो उसने 15 पेंट बेच दी। पर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे हम, तो उसके पास बची 30 बची, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30 बची उसके पास, 30 है, उसके बाद की कितनी 1500, तो 1500 ये आ गया, तो इसके आंसर 45 किया जाएगा, 45 किया जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 45,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में विजिट करते हैं। गुड्स ऑफ द असेसेबल वैल्यू ऑफ ₹1000 इम्पोर्टेड फ्रॉम द जैन लिमिटेड। ठीक है, तो गुड्स इसकी असेसेबल वैल्यू 1000 रुपये थी, इम्पोर्ट किया गया था जैन लिमिटेड से। एज्यूमिंग दैट द बीसी कस्टम ड्यूटी 10% है, जीएसटी 10% है, एजुकेशन से 1% है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट विल बी 100 ऑफ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो किसका मिलता है, हमारा जीएसटी का। तो जीएसटी को हम कैसे निकालेंगे, तो 1000 का हम 18% करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10% किया, तो हमारा 18 फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना जीएसटी का इनपुट कर नहीं आ सकता, क्योंकि एक 310 के लिए करीब उसकी 1700 करीब वैल्यू होनी चाहिए। 1700 यहाँ पर किसी हिसाब से बन नहीं रही है। अगर आपको इसमें कुछ सही गलत लगता है, तो आपको इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बीपीओ सर्विस, तो बीपीओ में कहाँ वो होती है, वहाँ पर जो अकाउंट्स हैंडल होते हैं, तो कॉस्ट यूनिट ऑफ बीपीओ सर्विस इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क पर डे, अकाउंट्स हैंडल ब्रांच और अकाउंट हैंडल होते हैं, वहाँ पर कॉस्ट यूनिट बीपीओ कैलकुलेट की जाती है। एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनी द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग अदर देन द फैक्ट्री आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज 60 ईयर्स होती है। यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग अदर देन द फैक्ट्री बिल्डिंग आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को उसकी लाइफ होती है 60 ईयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन ख़त्म हो गया है, टेक्निकल पार्ट ख़त्म हो गया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भूलिए। अगर मुझे को आपको सजेशन देना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो अब मुझे पता चलेगा मेरी प्रॉब्लम कहाँ पर है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर इस तरह का एग्ज़ाम लेके आया हूँ। इसके बाद में कोयल एग्ज़ाम का, कोयल पार्ट एग्ज़ाम, कोयल इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम लेके आऊँगा। अगर आपको उसके लिए चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।